नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद चर्चित और उलझे हुए मुद्दे को डिकोड करने वाले हैं। दिल्ली की शराब नीति का विवाद और उसके बाद हुई बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारियां। हमारा मकसद यहाँ बिल्कुल साफ है। जो स्रोत सामग्री में दावे, डेटा और कोर्ट के निष्कर्ष दिए गए हैं, उन्हें बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष रूप से समझना। इस पूरे मामले की गहराई तक जाने के लिए हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे एक नई राजनीतिक चुनौती के उदय से, फिर समझेंगे कि ये नई शराब नीति आखिर थी क्या। उसके बाद देखेंगे कि गिरफ्तारियां कैसे हुईं, फिर पीएमएलए कानून और उसके राजनीतिक असर पर बात करेंगे, और आखिर में जानेंगे कि कोर्ट ने अपना क्या फैसला सुनाया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब विरोधाभास पर गौर करते हैं। क्या कभी कोई ऐसा भ्रष्टाचार का घोटाला हो सकता है जहां सरकार को नुकसान होने की बजाय उसका राजस्व यानी रेवेन्यू असल में बढ़ गया हो? स्रोत सामग्री ने बिल्कुल यही बुनियादी सवाल उठाया है और इसी सवाल के इर्द गिर्द इस पूरे मामले की परतें खुलती हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, एक राजनीतिक चुनौती का उदय। इन गिरफ्तारियों की असली जड़ तक पहुंचने के लिए हमें उस वक्त के राजनीतिक माहौल को समझना होगा। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो कहानी कुछ इस तरह बनती है। फरवरी 2020 में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर दिल्ली चुनाव में 70 में से 62 सीटें जीतकर एक बड़ी जीत दर्ज की। फिर मार्च 2022 में उन्होंने पंजाब में 117 में से 92 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। और इसके ठीक एक महीने बाद अप्रैल 2022 में गुजरात में भी अपने विस्तार का ऐलान कर दिया। स्रोत के मुताबिक एक के बाद एक मिल रही इन बड़ी जीतों को केंद्र में बैठी सत्ताधारी पार्टी ने अपने लिए खतरे की घंटी की तरह देखा, और यहीं से इस पूरी कहानी की असली नींव पड़ती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नई आबकारी नीति। आखिर इस पूरी राजनीतिक रस्साकशी के बीच में जो शराब नीति थी, वो काम कैसे करती थी? देखिए, नवंबर 2021 में शराब बेचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। पुरानी नीति में शराब की बिक्री सरकार खुद चलाती थी और तब रिटेल लाइसेंस की फीस करीब 8 लाख रुपए हुआ करती थी। लेकिन नई नीति के तहत इस पूरी बिक्री का निजीकरण कर दिया गया, यानी इसे प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया गया और लाइसेंस फीस अचानक उछलकर सीधे 75 लाख रुपए हो गई। स्रोत सामग्री का कहना है कि ये कदम जानबूझकर राज्य की कमाई बढ़ाने के लिए उठाया गया था। और इस नई नीति का नतीजा क्या निकला? 8,900 करोड़ रुपए का राजस्व। ये आंकड़ा बहुत अहम है। स्रोत के अनुसार शुरुआती लक्ष्य सिर्फ 741 करोड़ रुपए का था, लेकिन कमाई उससे कहीं ज्यादा हुई। सरकार ने उम्मीद से 27% ज्यादा कमाई की। अब तर्क ये दिया जा रहा है कि जब सरकारी खजाने में पैसा बढ़कर आया है, कोई वित्तीय नुकसान हुआ ही नहीं, तो इसे एक आम घोटाला कैसे कहा जा सकता है? लेकिन फिर तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अब हम तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, कार्रवाई और गिरफ्तारियां। कैसे इस नई नीति को खत्म किया गया और सीधे राजनीतिक चेहरों को निशाना बनाया गया। घटनाओं की इस क्रोनोलॉजी पर नजर डालें तो एक बहुत ही खास पैटर्न दिखता है। मई 2022 में स्वास्थ्य मॉडल बनाने वाले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाता है, जो उस वक्त हिमाचल प्रदेश चुनाव के प्रभारी भी थे। फिर कुछ ही महीनों बाद अगस्त में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और भारी दबाव के चलते सितंबर तक इस नई नीति को ही वापस ले लिया जाता है। और फिर मार्च 2024 में राष्ट्रीय चुनावों से ऐन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्रोत स्पष्ट रूप से इन गिरफ्तारियों की टाइमिंग को हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनावी अभियानों में डाली गई रुकावट से जोड़कर देखता है। सिर्फ टाइमिंग ही नहीं, जांच की पूरी प्रक्रिया पर भी स्रोत ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा गया है कि नीति में उल्लंघनों की जो रिपोर्ट थी, वो केंद्र द्वारा नियुक्त मुख्य सचिव ने लिखी। उसे स्वीकार भी केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल ने किया, और जांच का जिम्मा भी एक केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई को सौंपा गया। इसे स्रोत ने कुछ इस तरह समझाया है कि ये तो ऐसा हुआ जैसे आईपीएल की किसी टीम का मालिक ही खुद अंपायर बन जाए। ये स्थिति इस पूरी जांच की शुरुआती निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। अब हम चौथे भाग पर आते हैं, पीएमएलए और इसके राजनीतिक परिणाम। आखिर इन गिरफ्तारियों में कौन सा कानूनी हथियार इस्तेमाल किया गया और उसका क्या असर हुआ? इस पूरी कानूनी लड़ाई का सबसे बड़ा मोहरा रहा पीएमएलए, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे स्रोत ने अंतिम कानूनी हथियार कहा है। आमतौर पर आपराधिक कानून का सीधा सा नियम है कि जब तक दोष साबित न हो तब तक इंसान निर्दोष है, लेकिन पीएमएलए की धारा 45 इस नियम को बिल्कुल पलट देती है।
इसमें आरोपी को ही साबित करना होता है कि वो बेगुनाह है, तभी उसे जमानत मिल सकती है। स्रोत का तर्क है कि इसी सख्त प्रावधान का इस्तेमाल करके राजनेताओं को बिना दोष साबित हुए महीनों तक जेल में बंद रखा गया। अब जरा 2025 के दिल्ली चुनाव के इन आंकड़ों को देखिए, ये बहुत कुछ बयां करते हैं। पूरी टॉप लीडरशिप जेल में थी, काम करने की कार्यकारी शक्तियां छिन चुकी थीं। इसके बावजूद बीजेपी को 45.81% और आम आदमी पार्टी को 43.55% वोट मिले। दोनों के बीच फासला सिर्फ 2% के करीब था। स्रोत इस डेटा के जरिए ये समझाना चाहता है कि इतनी जबरदस्त कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई के बाद भी जनता के बीच पार्टी का जो आधार था वो लगभग बरकरार रहा। और अब कहानी का आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्सा, कोर्ट का अंतिम फैसला। फरवरी 2026 में जब कोर्ट ने इस पूरे मामले को परखा तो क्या निकलकर सामने आया? जांच एजेंसियों के दावों और कोर्ट की फाइंडिंग्स में जमीन आसमान का फर्क दिखा। एजेंसी ने दावा किया कि 44 करोड़ रुपए से ज्यादा हवाला के जरिए गोवा भेजे गए। लेकिन कोर्ट को क्या मिला? सिर्फ कुछ बिना पुष्टि वाले पेंसिल से लिखे हुए खुले कागज, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरा दावा था कि कानूनी रायों से नीति का उल्लंघन साबित होता है। लेकिन कोर्ट ने पाया कि जो राय आरोपियों को निर्दोष साबित कर सकती थी, उसे तो सीबीआई ने 14,000 ईमेल्स के ढेर में जानबूझकर छिपा दिया था। और तीसरा दावा कि केजरीवाल किंगपिन थे। कोर्ट ने देखा कि पहली 3 चार्जशीट्स में तो उनका नाम तक नहीं था और किसी बैठक का कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला। इन सभी बातों के आधार पर स्रोत कहता है कि पूरा केस तथ्यों पर नहीं टिका था। इस केस में सरकारी गवाहों यानी अप्रूवर्स की भूमिका भी भारी विवादों में रही है। उदाहरण के लिए शरद चंद्र रेड्डी को इतने सख्त पीएमएलए कानून में सिर्फ पीठ दर्द के नाम पर जमानत मिल गई और उसके बाद उन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए सत्ताधारी पार्टी को 30 करोड़ रुपए का भारी चंदा दे दिया। एक और अप्रूवर मगुंटा रेड्डी ने तो पुष्टि करने के लिए अपने ही बेटे को गवाह बना दिया, जिसे कोर्ट ने कानूनी रूप से अमान्य करार दिया। स्रोत इन विसंगतियों पर जोर देकर पूरी गवाही की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा करता है। इन सब चीजों को देखने के बाद अदालत में एक बहुत ही सख्त टिप्पणी की, सप्रेशन बाय ऑब्स्क्योरिटी, यानी अस्पष्टता द्वारा छिपाना। ये कोई छोटी बात नहीं थी। कोर्ट ने सीधे तौर पर इस बात की निंदा की कि जांच एजेंसी ने जानबूझकर उन दस्तावेजों को हजारों अप्रासंगिक ईमेल्स के बीच दबा दिया जो आरोपियों के पक्ष में थे। अदालत के नजरिए से ये एक स्वतंत्र जांच कम और एक पहले से तय की गई कहानी ज्यादा लग रही थी। तो नीतियों, कानूनों और अदालती फैसलों के इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। यदि कानूनी प्रक्रिया ही सजा बन जाए तो एक लोकतंत्र अपने स्वतंत्र संस्थानों की अखंडता और निष्पक्षता को कैसे बचा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है।